हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वर्ल्ड आईएएस इंस्टीट्यूट में। आज हम लेकर के आए हैं 11 जुलाई 2021 का ज्योग्राफी का पार्ट 2। तो हमारा कल का वीडियो नहीं डल पाया था क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं है। मैंने एक रामायण का पाठ पढ़ा था तो उसके कारण आवाज़ ख़राब है। आज भी ऐसी है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए आज मिस नहीं कर सकता था और आज आपके लिए मुझे लेकर आना ही पड़ा। तो आज हम देखेंगे सुनामी से संबंधित पार्ट। जो हमारा कल का पार्ट था वो हमारा भूकंप से संबंधित था। आज हम देखेंगे सुनामी से संबंधित। तो इसमें हम देखेंगे क्या है। अगर इससे पहले कि हमारी आपने वीडियो नहीं देखी तो हमारी वीडियो को देखें और एक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, जिससे सबसे पहले आपको हमारा नोटिफिकेशन मिले और आप इसका लाभ ले पाएँ। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है सुनामी। देखो, सुनामी एक दीर्घ तरंग है जो पृथ्वी की आंतरिक प्लेट की हलचल के कारण उत्पन्न होती है। इसके अंदर हमारी प्लेटें होती हैं, जैसे एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। ऐसी प्लेटें जब इनमें हलचल होती है, कोई भी कारण, ये इधर गई, ये इधर गई, ये वाली इधर गई, इनमें हलचल होती है तो हमारी सुनामी उत्पन्न होती है। क्या होती है? सुनामी उत्पन्न होती है। सुनामी को हमारा सुनामी है वो दो नामों से बनकर मिलकर बनी है, सु और नामी। सु का मतलब होता है तीव्र तरंग, सु का मतलब होता है, इस सु का मतलब है तीव्र तरंग, और नामी का मतलब होता है समुद्री तरंग, अर्थात बंदर का। नामी का मतलब होता है बंदर का, समुद्री तरंग नहीं। नामी का मतलब होता है बंदर का और सु का मतलब होता है तीव्र तरंग। यानी जो तीव्र तरंग हमारे बंदरगाह को प्रभावित करे वो क्या कहलाई? सुनामी। सुनामी ये दोनों से मिलकर बना है। सुनामी हमेशा किसी न किसी बंदरगाह को बहुत हानि पहुंचाती है, क्योंकि जब होती है सुनामी, देखो जो जल में होगी वो सुनामी कहलाएगी। भूकंप हमेशा पृथ्वी पर आते हैं, ज़मीन पर आते हैं। ज़मीन पर कभी सुनामी नहीं आएगी, सुनामी सागर में आएगी और भूकंप हमारा धरती पे, यानी कि ज़मीन पर देखने को मिलेगा। ठीक, अगला पॉइंट है, सुनामी का तरंग दैर्घ्य 160 किलोमीटर तक देखा गया है। इसका 160 किलोमीटर तक देखा गया है तरंग दैर्घ्य। खुले सागरों में इन तरंगों की ऊंचाई अधिकतम 1 मीटर की होती है। जहाँ खुले सागर होते हैं लंबे, वहाँ इनकी ऊंचाई मात्र अधिकतम एक मीटर की होती है। जब यह तरंगें तटीय उथले क्षेत्रों में प्रवेश करती हैं तो इनकी ऊंचाई में असामान्य वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में ये तरंगें अधिक विनाशकारी उत्पन्न होती हैं। जैसे जैसे ये उथले, जैसे ये कोई सागर है, इधर से सागर है, ये इधर ज़मीन है, इधर का ज़मीन है। अब यहाँ से जो अंदर है गहरा होता जाएगा, ये गहरा होता जाएगा। यहाँ बहुत ज़्यादा, अगर यहाँ गहराई में अगर ये आएंगी तो इसकी मात्र 1 मीटर की होगी। जैसे जैसे इधर बढ़ती जाएगी ये सुनामी, तो इसकी क्या हो जाएगी? ऊंचाई में वृद्धि होती जाएगी, और जैसे ही तट से टकराएगी तो इसका बहुत विनाशकारी इसका रूप होता है, इसका बहुत विनाशकारी रूप होता है। ठीक, आइए चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट। परमाणु रेडिएशन की शक्ति मापने की इकाई रेमस कहलाती है। पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि परमाणु रेडिएशन की शक्ति मापने की इकाई को क्या कहते हैं? रेमस। अक्टूबर 2007 से भारत ने विश्व की अधिक सुनामी चेतावनी प्रणाली प्रारंभ की है। ध्यान रखेंगे,
2007 से भारत ने विश्व की सबसे अधिक सुनामी चेतावनी प्रणाली को प्रारंभ किया है। यह प्रणाली भूकंप की तीव्रता, गहराई और केंद्र को बताएगी। ये दो चीज़ बताएगी, सुनामी भी बताएगी और भूकंप की तीव्रता बताएगी, गहराई बताएगी और उसके केंद्र को बताएगी। ठीक, केंद्र को मैंने आपको कल उसमें भूकंप में डिसाइड किया है। आप जा कर के भूकंप वाला कल का वीडियो देख सकते हैं, बहुत डीपली डिस्कस किया है। अगला पॉइंट, इस प्रणाली को भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया है। जो विश्व की सबसे अधिक सुनामी चेतावनी प्रणाली की है वो कहाँ की है? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद में स्थापित किया है। इसको कहाँ किया है? हैदराबाद में। ये तो था सुनामी से संबंधित। अब हम देख लेते हैं थोड़ा ज्वालामुखी से संबंधित। ज्वालामुखी क्या होती हैं? ज्वालामुखी यह वह प्रक्रिया है जिससे लावा, राख, गैस तथा जलवाष्प पृथ्वी की आंतरिक भाग से बाहर निकलता है। यह वह प्रक्रिया होती है जिससे लावा, राख और तुम्हारा गैस, अनेक प्रकार की गैसें बाहर आती हैं। लावा बाहर आता है, जिसे जो अंदर होता है उसको मैग्मा कहते हैं, और जो बाहर आ जाता है उसको लावा बोला जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। मैग्मा में जब सिलिका की मात्रा अधिक होने लगती है, मैग्मा में जब सिलिका की मात्रा अधिक होने लगती है तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ज्वालामुखी विस्फोट कब होगा? जब मैग्मा में अंदर जो ज़मीन में भरा हुआ है उसको मैग्मा बोलेंगे। जो हमारी पृथ्वी के अंदर भरा हुआ है उसको मैग्मा बोलेंगे। जैसे ही ये बाहर आता है तो ये लावा कहलाता है। जैसे ही पृथ्वी के ऊपर आएगा उसको लावा कहेंगे। जब तक ये अंदर पृथ्वी के है तब तक इसको मैग्मा कहेंगे। ये क्वेश्चन ये ध्यान रखा करो, हमेशा ध्यान रखा करो। ये जब तक अंदर रहेगा तब तक मैग्मा है, और जैसे ही बाहर आया ये तो वो लावा कहलाएगा। अब हम देखते हैं कि इसमें विस्फोट होता क्यों है, ज्वालामुखी क्यों विस्फोट करता है। तो जब मैग्मा के अंदर, जब मैग्मा में सिलिका की मात्रा बढ़ जाती है, सिलिका की मात्रा होती है, सिलिका होगी उसमें, लेकिन जब सिलिका की मात्रा अधिक होने लगती है तो ज्वालामुखी विस्फोट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ज्वालामुखी के कुछ प्रकार। ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है हम देख लेते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी। पहला क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। ये कौन से होते हैं? ये वे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें लावा, गैस, विखंडित पदार्थ हमेशा निकलते रहते हैं। सक्रिय उनको कहा जाता है जो हमेशा कुछ न कुछ करते हों। हम वैसे भी तो देखते हैं जो कुछ न कुछ हर समय चलता रहता है, करता रहता है, उसको क्या बोलते हैं? सक्रिय बोलते हैं। वैसे अंदाजा लगाओ। तो सक्रिय ज्वालामुखी वो कहलाती हैं जो जिनमें लावा, गैस और जलवाष्प, धूल और तुम्हारा राख, ये हमेशा निकलते रहती हैं, हमेशा उद्गार में रहती हैं। उनको हम सक्रिय ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक, अगला हमारा पॉइंट आता है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट हैं तो बहुत सारे, लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट ज्वालामुखी हैं, हम उन सक्रिय ज्वालामुखी हैं हम उनको देख लेते हैं। ठीक है, हमारा पहला है हवाई द्वीप का केलाऊ ज्वालामुखी। हवाई द्वीप का केलाऊ ज्वालामुखी जो हर समय उद्गार में रहता है, कभी न कभी इसमें, हर समय इसका कोई वो नहीं है, कभी भी इसमें उद्गार हो सकता है, और लावा इसका मैग्मा बाहर आकर लावा के रूप में परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, अगला है हमारा इंडोनेशिया का माउंट सिनेबंग ज्वालामुखी। अगला है
माउंट स्नेबंग ज्वालामुखी। अगला है पेरू का उबिनाश ज्वालामुखी। अगला है हमारा लिपारी द्वीप का स्ट्राम्बोली। लिपारी द्वीप का है स्ट्राम्बोरी। अगला है हमारा अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एरबुस। ध्यान रखेंगे हम, अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एरबुस, ये ध्यान रखेंगे। हमारा अंडमान निकोबार के बेरिन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी प्रमुख है। कौन सा है? बेरिन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक। अगला हमारा आता है, अब हम आता है हमारा दूसरा प्रकार आता है ज्वालामुखी का। दूसरा प्रकार आता है हमारा, दूसरा प्रकार कौन सा है? सुषुप्त ज्वालामुखी। अब देखेंगे हम सुषुप्त ज्वालामुखी कौन से होती हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी वो होते हैं कभी सो जाते हैं कभी जाग जाते हैं, कभी उद्गार हो जाता है कभी नहीं होता। ये ऐसी ज्वालामुखी होती हैं जो वर्षों से सक्रिय नहीं होती हैं लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकती हैं। ये ऐसी ज्वालामुखी हैं जो वर्षों से तो सोए हुए हैं लेकिन कभी भी जग सकते हैं। आपने कुंभकर्ण का नाम सुना होगा, राम के भाई। वो सोता 6 महीने के लिए लेकिन वो जगता तो था, लेकिन वो सुषुप्त था, जगता था वो, भले ही 6 महीने के बाद जगता वो सुषुप्त है। तो ऐसे ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय नहीं हुए हैं, यानी उनमें वर्षों से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कब उद्गार होना है, उनमें कभी भी उद्गार हो सकता है, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम सुषुप्त ज्वालामुखी बोलेंगे। जैसे इटली का विसुवियस सुषुप्त ज्वालामुखी, ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम। अगला आता है हमारा मृत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें हजारों साल से इनमें कोई उद्भेदन नहीं हुआ हो, ना ही इनमें कोई लावा, मैग्मा, धूल, धुआं कोई भी बाहर आया हो, और न ही कोई आशा है, न तो इसमें उद्गार हुआ है न उद्गार होने की उम्मीद है, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम मृत ज्वालामुखी कहते हैं। कैसा कहते हैं? मृत ज्वालामुखी। न तो कोई उम्मीद है और न इनमें हजारों साल से हुआ है, तो इनको हम मृत ज्वालामुखी कहेंगे। जैसे इक्वाडोर का चिम्बाराजो, इक्वाडोर का चिम्बाराजो है। अफ्रीका का किलिमंजारो और केनिया। अफ्रीका में 2 हैं, किलिमंजारो और केनिया। ये हमारे सुषुप्त मृत ज्वालामुखी हैं। तो ये था हमारा 11 अगस्त 2021 का टॉपिक। ऐसे ही टॉपिक को हम इसको डेली कंप्लीट करेंगे, हम कंप्लीट ज्योग्राफी करेंगे। और हमारे लिंक को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। आज के टॉपिक में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।